आज हम यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा कि हेजेमनी को हम 3 तरीके से डिफाइन या इंटरप्रेट कर सकते हैं। हेजेमनी एज हार्ड पावर, हेजेमनी एज स्ट्रक्चरल पावर और हेजेमनी एज सॉफ्ट पावर। तो ये जो सेकंड डेफिनेशन है, सेकंड नोशन है हेजेमनी का, ये बताता है कि हेजेमनी जो है वो डीपली इंटर रिलेटेड है वर्ल्ड इकोनॉमी से, यानी कि इसका संबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था से है। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है पूरे वर्ल्ड को एक ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी जो है उसकी ज़रूरत है, और उसके लिए एक हेजेमोन या डोमिनेंट पावर की ज़रूरत है जो क्या करेगा, जो इस ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी के क्रिएशन में यानी और एग्जिस्टेंस में यानी कि अस्तित्व में जो है हेल्प करेगा। और इस हेजेमोन के पास जो है ये हेजेमोन पोजेस करेगा एबिलिटी और डिज़ायर यानी कि योग्यता और इच्छा एस्टेब्लिश स्थापित करने की, रूल्स नियम और व्यवस्था ऑर्डर व्यवस्था, जिससे कि जो ग्लोबल स्ट्रक्चर है वैश्विक ढांचा है वो सस्टेन किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। हेजेमोन जो है ये सारी चीज़ें अपने फ़ायदे के लिए यानी कि अपने एडवांटेज के लिए करेगा, पर फिर भी जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी इस ओपननेस का जो है वो एडवांटेज उठाएंगे। तो कहें तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को एक हेजेमोन की ज़रूरत होगी, और ये हेजेमोन जो है रूल्स डिसाइड करेगा, ऑर्डर डिसाइड करेगा, जिससे कि ग्लोबल स्ट्रक्चर जो है सस्टेन किया जा सकेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक घर को एक मुखिया की ज़रूरत होती है जो नियम और अनुशासन रखता है, वैसे ही ग्लोबल या ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी को भी एक हेजेमोन की ज़रूरत होगी। आज के समय की बात करें या कंटेम्प्रेरी या समकालीन विश्व की बात करें तो आज के समय में जो एक हेजेमोन है इस ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी का वो है यूएसए। यूएसए क्या करता है, ग्लोबल पब्लिक गुड्स यानी कि ऐसे गुड्स जो कि सभी के लिए बराबर क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, जो किसी एक के कंज्यूम करने से ना तो कम होते हैं ना ज़्यादा होते हैं, बराबर क्वांटिटी में अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, और ये ग्लोबल पब्लिक गुड्स हर किसी के लिए अवेलेबल हैं। जैसे कि बात करें फ्रेश एयर, ताज़ी हवा की बात करते हैं, तो मैं चाहे कितनी ही ताज़ी हवा जो है कंज्यूम करूं, इनहेल करूं, वो दूसरों के लिए भी उतनी ही अवेलेबल रहेगी। रोड्स चाहे मैं कितना ही यूज़ करूं वो दूसरों के लिए भी उतने ही अवेलेबल रहेंगे, वो कम नहीं होंगे। ठीक है, पर वर्ल्ड इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर हम ग्लोबल पब्लिक गुड्स की बात करें तो वो थोड़े डिफरेंट है। जैसे कि सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस यानी कि ऐसे रूट्स या फिर ऐसे ट्रेड रूट्स जहाँ से आराम से फ्री ट्रेड किया जा सके बिना किसी बाधा के, मुक्त व्यापार किया जा सके बिना किसी बाधा के, और ये जो है बहुत ही ज़रूरी है वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए। और इसको जो मेंटेन करता है या इसकी केयर करती है, नेवल पावर करती है यूएस नेवी की, यानी कि नौसैन्य शक्ति यूएस नौसेना की। ये एक चीज़ और इंश्योर करती है कि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बनी रहे, यानी कि कोई भी कहीं भी आ जा सके। ठीक है, समुद्रों में और महासागरों में और इंटरनेशनल वाटर्स में कहीं भी आ जा सके। तो ये जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इनकी मेंटेन की और केयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आज के समय में यूएसए ही देख रहा है। उसके बाद अगले ग्लोबल पब्लिक गुड की बात करते हैं, वो है इंटरनेट। इंटरनेट का भी डेवलपमेंट जो है ऑलमोस्ट यूएस से ही रिलेटेड है। जैसे कि बात करें यूएस मिलिट्री रिसर्च प्रोजेक्ट जो कि 1950 में शुरू किया गया था, ये कहीं ना कहीं इंटरनेट के डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। और आज के समय में जितना भी ग्लोबल नेटवर्क है सैटेलाइट्स का, यानी कि जितने भी उपग्रह हैं उस इंटरनेट से रिलेटेड, इंटरनेट फैसिलिटी से रिलेटेड, वो ज़्यादातर यूएस गवर्नमेंट के ही हैं। तो हम देख सकते हैं कि यूएस का जो हेजेमोनी है या वर्चस्व है, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो, या फिर ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी में पूरे के पूरे तरह है। अब बात करते हैं दूसरी, तो यूएस जो है आज के समय में दुनिया के हर पार्ट में जो है यूएस की प्रेजेंस है, अवेलेबल है, उसकी प्रेजेंस हर कहीं देखी जा सकती है। इकोनॉमी की बात करें तो हर सेक्टर में यूएस जो है वो एडवांस है, हर सेक्टर में उसका बोलबाला है इकोनॉमी में। टेक्नोलॉजी की बात करें, प्रौद्योगिकी की बात करें तो टेक्नोलॉजी भी हर एरिया में जो है टेक्नोलॉजी के यूएस का बोलबाला है। अगर वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो यूएस का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड इकोनॉमी में 21% का है। वर्ल्ड ट्रेड की बात करें तो यूएस का कंट्रीब्यूशन जो है वर्ल्ड ट्रेड में 14% का। तो हम देख सकते हैं चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो ट्रेड हो, हर कहीं पे यूएस का बोलबाला है। तो यूएस जो है वो हेजेमोन है। फिर बात करें कंपनीज़ की तो दुनिया की हर सेक्टर में अगर हम देखते हैं तो जो टॉप 3 कंपनीज़ हैं उनमें एक अमेरिकन कंपनी जरूर आपको मिलेगी टॉप 3 में।
उसके बाद बात करते हैं जो इकोनॉमिक पावर है यूएस की, वो उसकी स्ट्रक्चरल पावर से डिफरेंट नहीं है, दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं, दोनों ही कनेक्टेड हैं। और इकोनॉमिक पावर से ही स्ट्रक्चरल पावर है, स्ट्रक्चरल पावर से ही इकोनॉमिक पावर है और ये दोनों मिलकर के ग्लोबल इकोनॉमी यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को शेप कर रही हैं, आकार दे रही हैं। जैसे कि बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन जो यूएस की लीडरशिप में एस्टैब्लिश किए गए थे, वो ही आज बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत ढांचा प्रदान कर रहे हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था को। जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं अमेरिकन हेजेमनी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या मेंटेन करते हैं। अब ऐसे एक स्ट्रक्चरल पावर की बात कर लेते हैं तो MBA की बात करते हैं, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग या इस नोशन के अकॉर्डिंग जो बिजनेस है वो एक प्रोफेशन है जिसके लिए स्किल्स चाहिए, यानी कि बिजनेस जभी चलाया जा सकता है जब आपके पास निपुणता होगी। और ये जो स्किल्स है वो एक यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती हैं और उसके लिए कोर्स होता है MBA, ठीक है। तो पहला जो MBA स्कूल था वर्ल्ड का वो वार्टन स्कूल था, जो कि 1881 में जो है एस्टेब्लिश हुआ था USA में, और 1900 में पहला MBA कोर्स जो है वो शुरू किया गया था, और वर्ल्ड के बाहर जो है 1950 में पहला MBA कोर्स स्टार्ट किया गया था। तो हमें याद होगा कि जाबू जो थे, जो जिसके फादर जो है इंसिस्ट कर रहे थे कि वो पेंटिंग छोड़ करके घर के बिजनेस को संभाले, और घर को बिजनेस के संभालने के लिए उसको MBA करनी पड़ेगी, क्योंकि MBA से ही वो जो है स्किल्स डेवलप कर पाएगा। तो हमें ये एक अमेरिका की स्ट्रक्चरल पावर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद बात करते हैं हेजेमनी एज सॉफ्ट पावर। तो यूएस की जो हेजेमनी है वो खाली मिलिट्री या इकोनॉमी तक ही लिमिटेड नहीं है, वो आइडियोलॉजिकल और कल्चरल एरियाज में भी है, यानी कि सांस्कृतिक और वैचारिक क्षेत्रों में भी है। और इसके अकॉर्डिंग जो है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग या इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है कंसेंट मैन्युफैक्चर किया जाता है जो भी डोमिनेटेड क्लास होती है, यानी कि सभी को अपनी राय के अकॉर्डिंग सहमत करवा दिया जाता है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो हेजेमनी है वो किसी भी क्लास की या किसी भी कंट्री की डोमिनेंस होती है सोशल में, पॉलिटिकल में और आइडियोलॉजिकल स्फेयर्स में, यानी कि तीनों के तीनों क्षेत्रों में उसका वर्चस्व होता है। हेजेमनी इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हेजेमनी जो है वो डोमिनेंट क्लास की हो चाहे वो कंट्री की हो, वो क्या करती है डोमिनेटेड क्लासेस यानी कि जिनके ऊपर वो रूल कर रही है उनसे उनके अकॉर्डिंग यानी कि डोमिनेंट क्लास के अकॉर्डिंग जो है सहमति बनवा देती है। और ये जो डोमिनेंट क्लास होती है ये अपनी डोमिनेंट पावर का यूज़ करके और मिलिट्री का यूज़ करके, आइडियोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज़ करके जो भी उसके प्रतिस्पर्धा में कंपीटिंग लेसर पावर, छोटी पावर्स होती हैं, उनके बिहेवियर या उनके व्यवहार को चेंज कर देती है और एक पावरफुल कंट्री बन जाती है जो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन डोमिनेटेड क्लासेस को मोल्ड कर देती है, इनसे कंसेंट जो है वो मैन्युफैक्चर करवा देती है। अब अमेरिका का सॉफ्ट पावर का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जितने भी आइडियाज़ हैं, विचार हैं जो कि रिलेट करते हैं गुड लाइफ से, अच्छे जीवन से, पर्सनल सक्सेस से यानी कि व्यक्तिगत सफलता से, या फिर ड्रीम से यानी कि सपनों से, चाहे वो व्यक्ति के हों, चाहे वो समाज के हों, चाहे वो वैश्विक संदर्भ में बात करें, ठीक है, ग्लोबल कंटेक्स्ट में बात करें, वो कहीं सभी के सभी प्रभावित हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं किससे, यूएस से, ठीक है। और यूएस की जो कल्चरल प्रेजेंस है, ठीक है, वो लगभग सभी है, सभी कहीं एवरीवेयर है पूरी दुनिया में। तो अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं हर कोई जो है यूएस से इन्फ्लुएंस्ड है, चाहे वो सक्सेस की बात करें, चाहे वो गुड लाइफ की बात करें, चाहे वो ड्रीम्स की बात करें, यूएस से प्रभावित है। अब जैसे कि आंद्रे की बात कर लेते हैं। आंद्रे भी प्रभावित था यूएस की सॉफ्ट पावर से, क्योंकि वो ब्लू जीन्स जो है वो पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करता था। यहाँ तक कि उसके जो पेरेंट्स थे यानी कि जो माता पिता थे वो भी जब यंग थे, जवान थे, तो वो सोवियत यूनियन में यानी कि सोवियत संघ में ब्लू जीन्स जो है वो पहनते थे, क्योंकि ब्लू जीन्स कहीं ना कहीं प्रतीक था, सिंबल था लिबरेशन का, आज़ादी का, क्योंकि सोवियत यूनियन में शायद इतनी आज़ादी नहीं थी चीज़ें पहनने की। तो उस समय वो ब्लू जीन्स को यानी कि अमेरिका में ब्लू जीन्स का एग्जिस्ट करता था और वहीं से ब्लू जीन्स आई थी। तो ब्लू जीन्स के पहनने को कहीं ना कहीं वो अपनी आज़ादी से का प्रतीक मानते थे। और उस समय जब आंद्रे के माता पिता जब यंग थे तो वो पूरे साल की
यानी कि उस समय की जो यंग जनरेशन थी सोवियत यूनियन की, वो पूरे साल की जो सैलरी थी वो फॉरेन टूरिस्ट से, यानी कि विदेशी पर्यटक जो आते थे उनसे काला बाजारी में यानी कि ब्लैक मार्केट में जो है जीन्स खरीद लेती थी, जो कि उनके गुड लाइफ को रिप्रेजेंट करती थी, यानी कि कहीं ना कहीं वो जीन्स को बहुत अच्छा मानते थे। ठीक है, उन सोवियत यूनियन में तो ये जीन्स जो है वो अवेलेबल नहीं थी, तो ब्लैक मार्केट में ये बिकती थी उनके खुद की कंट्री में, यानी कि वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो कोल्ड वार में जब शीत युद्ध के समय की बात कर लेते हैं, उसमें कैसे सॉफ्ट पावर जो है जीत गई यूएस की, उसकी बात कर लेते हैं। तो हार्ड पावर में तो यूएस जो है वो सोवियत यूनियन को ओवरटेक नहीं कर पाया, पर स्ट्रक्चरल ढांचागत और सॉफ्ट पावर में जो है यूएस की विक्ट्री हो गई। देखते हैं कैसे होगी, कैसे होती है। तो सोवियत यूनियन जो है उसमें जो इकोनॉमिक मॉडल था वो था कम्युनिज्म, समाजवाद का, पर हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक मॉडल जो चल रहा था वो उस समय कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद का चल रहा था। तो उसके बाद सॉफ्ट पावर की बात करें तो सॉफ्ट पावर ये ब्लू जीन्स हो, चाहे वो आइडियाज़ हों, चाहे वो ड्रीम्स हों, चाहे वो कुछ भी हों, उस वो सारे के सारे सोवियत यूनियन के जितने भी यंगस्टर्स थे सभी को यूएस के इन सॉफ्ट पावर ने इन्फ्लुएंस किया, और इस इन्फ्लुएंस की वजह से एक जनरेशनल डिवाइड जो है सोवियत यूनियन की सोसाइटी में हो गया, और इसकी वजह से यूएस जो है सोवियत यूनियन का कल्चर डोमिनेट करने लगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।